ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस चुप्पी की जो ज़बरदस्ती थोपी गई है, फिर तोड़ी गई है और फिर अनदेखी कर दी गई है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में एक खेरलांजी गांव है जहां वोट मांगे परिवार रहता था। वो लोग दलित थे और एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे थे जहां आज भी इंसान की जात उसकी औकात तय करती है। लेकिन 2006 में वोट मांगे परिवार की मौत हो गई। उनकी मौत का कारण गरीबी नहीं थी, यहाँ तक कि उनकी मौत का कारण बीमारी भी नहीं थी। उनकी मौत का कारण बनी समाज के बनाए हुए सिस्टम को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश, समाज के बनाए हुए जातिवाद के अगेंस्ट आवाज़ उठाना। ये सिर्फ एक परिवार की हत्या नहीं थी, ये हत्या थी इंसानियत की। अ क्राइम सो ब्रूटल, सो हॉरिफाइंग दैट शुक द इंटायर नेशन, और एटलीस्ट इट शुड हैव। एंड वॉट फॉलोड? पूरे गांव की चुप्पी, न्याय का अपने आंखों के साथ साथ अपने मुंह पर भी पट्टी बांध लेना, और मीडिया का उस समय वहां आना जब पूरा दलित समाज सड़कों पर निकल के इंसाफ मांग रहा था। 19 सालों बाद ये कहानी फिर से सुनानी चाहिए, और सही तरीके से। खैरलांजी सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं है, ये वार्निंग है हम सब लोगों के लिए कि खैरलांजी में 2006 में ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, और फिर न्याय जो आज भी अधूरी लगती है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सपना। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि हम इस चैनल पे क्या करते हैं, और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि हम यहाँ पे ट्रू क्राइम और अनसॉल्व मिस्ट्री ऐसे केसेस के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड बिफोर वी बिगिन, आई वॉन्ट टू शेयर एन इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। दिस एपिसोड इज़ नॉट इंटेंडेड to hurt or offend any caste and religion. My purpose is solely to spread awareness and give you a factual information about what happened and why, understanding the history behind this tragedy, so the same thing would not happen in future. So with that said, let's dive into the Keralanji massacre. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, महाराष्ट्र के भंडारा जिले में गांव है केरलांजी। 2006 में उस गांव में करीबन 780 लोग रहते थे। उसी गांव में एक परिवार था भोट मांगे। उस परिवार में सुरेखा भोट मांगे, भैयालाल भोट मांगे और उनके 3 बच्चे रहते थे। बड़े बेटे का नाम था सुधीर, छोटे बेटे का नाम था रोशन और सबसे छोटी बेटी जिसका नाम था प्रियंका। सुरेखा 9th क्लास तक पढ़ी थी और भैयालाल सिर्फ 4th स्टैंडर्ड तक पढ़ा था, बट वो बहुत ही हार्ड वर्किंग था। सुरेखा थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, तो इसलिए वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझती थी। वो चाहती थी कि उसके बच्चे भी जितनी पढ़ाई कर सके वो करें, और वो लोग जिस सिचुएशन में है उनसे उन्हें निकाल सके, जिसके लिए सुरेखा और भैयालाल दिन रात मेहनत करते थे ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख करके कुछ बन सके। सुरेखा और भैयालाल का बड़ा बेटा था, उसका नाम था सुधीर। सुधीर पार्शली विजन इम्पेयर्ड था, जिसकी वजह से वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाया। वो 3rd स्टैंडर्ड के बाद से उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। फिर भी वो अपने माँ बाप की खेत में मदद करता था। सुरेखा का दूसरा बेटा रोशन, वो कॉलेज में था और कंप्यूटर कोर्स कर रहा था। वो कोर्स के लिए पास के ही माड़ी गांव में जाता था। और सबसे छोटी बेटी प्रियंका, वो बहुत स्मार्ट थी। उसके जस्ट 12th कंप्लीट हुए थे। 10th में वो अपने पूरे स्कूल में टॉपर थी। और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, प्रियंका अपने स्कूल के सारे स्पोर्ट्स इवेंट में भी पार्टिसिपेट करती थी। रोशन और प्रियंका हर रोज़ खेरलांजी से दूसरे गांव जाते थे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। सुरेखा और भैयालाल ने अपनी गृहस्थी बहुत ही बढ़िया सजा रखी थी। पूरा दिन खेत में काम करने के बाद सारा परिवार जब घर पर जमा होता था तो सुरेखा ने अपने ही घर से एक छोटा बिजनेस चालू कर रखा था। शाम को सारा परिवार मिलकर के बीड़ी और पान बनाता था, जो वो लोग घर से ही उसका बिजनेस करते थे। और सुरेखा के इस छोटे से बिजनेस आइडिया की वजह से उनका घर जो है कि फाइनेंशियली स्टेबल था। सुरेखा एजुकेशन और फाइनेंस दोनों की ही इम्पोर्टेंस समझती थी। इसी बिजनेस की वजह से और सुरेखा के सुदबुद की वजह से वोट मांगे परिवार के पास मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन, खेत और बच्चों का एजुकेशन सब कुछ था। वोट मांगे परिवार का खेत गांव के तालाब से लगकर था। उनके पास पानी का इजी एक्सेस था, बट फिर भी गांव के मेजॉरिटी अपर कास्ट वालों से कुछ बात विवाद ना हो, किसी को बुरा ना लगे, इसके लिए वो लोग पानी का इजी एक्सेस होते हुए भी या तो आधी रात को पानी भरते थे या तो अर्ली मॉर्निंग वो लोग पानी यूज़ करते थे। वोट मांगे फैमिली झोपड़ी में रहती थी, जो कि सूखी घास और बाम्बू स्टिक से बना हुआ था। उनका जो
झोपड़ी थी वो गांव के एकदम किनारे में था। सुरेखा और भैयालाल ने जब थोड़े बहुत पैसे जमा कर लिए तो उन्होंने सोचा कि वो लोग अपना पक्का घर बनाएंगे, बट गांव के पंचायत ने उन्हें मंजूरी नहीं दी। फिर भी सुरेखा और भैयालाल ने हार न मानते हुए बिना सीमेंट के मिट्टी और ईंटों से ही अपने घर को थोड़ा बहुत ठीक ठाक बना लिया। बट फिर भी गांव वालों ने उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की परमिशन नहीं दी। गांव के कुएं से उन्हें पानी लेना अलाउड नहीं था। 2001 में शिव शंकर आतिकर, जो कि अपर कास्ट का है, उसने अपनी भैंसों को सुरेखा के खेत में छोड़ दिया। खेत में जाने की वजह से सुरेखा भैयालाल ने इतनी मेहनत से जो फसल उगाई थी वो सारी फसल खराब हो गई। शिव शंकर से कंप्लेन करने के बाद पूछे जाने पर कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया, तो जवाब देने की वजह माफ़ी मांगने की जगह शिव शंकर ने सुरेखा और भैयालाल को गालियां देनी शुरू कर दी। जब भैयालाल ने इस पूरे इंसिडेंट की पुलिस कंप्लेन की, तब शिव शंकर ने गांव के कुछ और लोगों को जमा करके भैयालाल के घर गया और वहां पर उसे मारपीट करने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसे और उसके पूरे परिवार को जान से मार देने की धमकी तक दी। जब भैयालाल ने पुलिस स्टेशन में जाके इस इंसिडेंट की फिर से कंप्लेन की और पुलिस वालों से पूछा कि उसने जो पहले कंप्लेन की थी उसका क्या हुआ, तो पुलिस वालों ने कहा कि उन्होंने कोर्ट में अर्जी करी है, बट उनके पास कोई विटनेस नहीं है, जिसकी वजह से वो शिव शंकर और बाकी लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। ऐसे ही 2002 में गांव के अपर कास्ट के दो और फार्मर, अम्बीलाल खुरपी और ईश्वर आतिलकर, उन दोनों ने सुरेखा का जो घर था उसको पैसेज की तरह यूज करना शुरू कर दिया अपने खेत में जाने के लिए। भुटमांगे फैमिली की प्रॉपर्टी को लेकर के गांव में बहुत पहले से ही वाद विवाद चल रहा था। गांव वालों का कहना यह था कि भुटमांगे ने जहां पर अपना घर बनाया हुआ है वो पहले रोड हुआ करती थी, इसलिए वो लोग उसे जो है कि पैसेज की तरह यूज कर रहे हैं। ऐसे ही समय बीतता गया। 2004 में सुरेखा और शिवशंकर दोनों ने भी एक दूसरे के ऊपर कंप्लेन की हुई थी सब डिवीजन कोर्ट में। सुरेखा की कंप्लेन थी कि शिवशंकर और गांव के कुछ और लोग उसके घर को रास्ते की तरह यूज़ कर रहे हैं। वही शिवशंकर का कहना था कि जिस जगह पे वोट मांगे ने अपना घर बनाया हुआ है वहाँ पे पहले रोड थी। बेसिकली उसका कहना था कि वोट मांगे परिवार का जो घर है वो इलीगली वहाँ पे बना हुआ है। 30 जून 2004 को लोकल कोर्ट रेवेन्यू ने वोट मांगे परिवार का घर हटा के वहाँ से रोड बनाने का ऑर्डर दे दिया। भैयालाल ने इस ऑर्डर को चैलेंज किया और कहा कि कोर्ट का जो डिसीजन है वो बिल्कुल पार्शल डिसीजन है। उन्होंने बिना किसी मैप की जांच किए या फिर कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखे जो भैयालाल के पास थी, उन्होंने बिना कुछ देखे कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। भैयालाल के चैलेंज के बाद वहां पर उस ज़मीन की रीमेजर करने के लिए सर्वेयर आया था। उसके सर्वे के बाद 23 जुलाई 2004 को कोर्ट ने वोट मांगे के हक में फैसला दिया। सिद्धार्थ गाजवीए वोट मांगे फैमिली का अच्छा दोस्त है और उसके जो है कि गांव में अच्छे खासे कनेक्शन भी है। वो पास ही के पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है। खिरलांची गांव से काफ़ी फार्म वर्कर्स भी आते थे जो उसके खेतों में काम करते थे। सिद्धार्थ का अपने गांव में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट था। ऑलरेडी खिरलांची गांव बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड थिंकिंग है, वहाँ पे बहुत एंशियंट कास्ट बेस्ड प्रैक्टिस करी जा रही है और ऐसे में एक दलित परिवार का अपर कास्ट के ऊपर जीत, अपर कास्ट वालों की ईगो को बहुत हर्ट हो रहा था। और ऐसे में ही गांव में रूमर चलने लगा कि सिद्धार्थ और सुरेखा के बीच में अफेयर चल रहा है, जिस वजह से उन्हें कोर्ट में जीत मिली क्योंकि सिद्धार्थ उनके फेवर में था। गांव वालों का हरासमेंट भोटमांगे फैमिली के लिए दिन पर दिन बढ़ते जा रहा था और ऐसे में ऑलरेडी आइसोलेटेड फैमिली और ज़्यादा ही आइसोलेट हो गई। ये सब इंसिडेंट होने के बाद से गांव में बहुत ज़्यादा हरासमेंट चालू हो गया था प्रियंका को लेकर के, सुरेखा को लेकर के। एक दिन प्रियंका साइकिल से स्कूल की तरफ जा रही थी कि गांव के कुछ लड़के उसे छेड़ रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे। गांव का एक लड़का योगेश, यहाँ तक कि उसने प्रियंका के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। प्रियंका जैसे तैसे बच के निकल तो गई। प्रियंका ने इस छेड़छाड़ की कंप्लेन जो है कि सिद्धार्थ से की। सिद्धार्थ ने प्रियंका को समझाया कि वो जाएगा और वो योगेश के फादर से बात करेगा। सिद्धार्थ ने योगेश के फादर से योगेश की कंप्लेन की तो योगेश उस रात गांव के करीबन 15-20 लोगों को जमा करके वोट मांगे के घर गया मारपीट करने के इरादे से। बट सिद्धार्थ उस समय वोट मांगे के घर पर ही था, तो वो लोग जो है कि चले गए वहाँ से। सिद्धार्थ ने भी भैयालाल को समझाया कि वो इस सिचुएशन को शांत करे और अभी आगे इस केस को दोबारा पुलिस में लेकर के न जाए। गांव वालों की नज़र में सिद्धार्थ भी अब चुभने लगा था। उस समय भंडारा डिस्ट्रिक्ट में एक चोर गैंग घूम रहा था जो कि रात को घरों में आकर के चोरी करता था। तो गांव वालों ने प्लान बनाया कि वो लोग इस चोरी के बहाने सिद्धार्थ पर अटैक करेंगे। बट सिद्धार्थ को कहीं से इस बात की खबर लग गई तो वो ऑलरेडी जो है कि प्रिकॉशन लेने लगा था।
1 सितंबर 2006 को फिर से गांव के कुछ लोगों ने सुरेखा से गाली गलौज की। इस बार सुरेखा ने किसी की नहीं सुनी और इस बार वो पुलिस कंप्लेन करने आंदालगांव पुलिस स्टेशन गई। पर पुलिस ने कोई भी एक्शन लेने से साफ साफ मना कर दिया। खैरलांची गांव के अपर कास्ट लोगों ने गिव अप नहीं किया था। 3 सितंबर को सिद्धार्थ भैयालाल से मिलने उसके घर आया हुआ था। जिस समय सिद्धार्थ भैयालाल के घर था उसी समय वहाँ पर एक वर्कर जिसका नाम सक्कू राम है, वो सिद्धार्थ के फार्म पे अपनी बीवी के साथ काम करता था। वो वहाँ सिद्धार्थ से मिलने आया और वो कहने लगा कि सिद्धार्थ ने उसकी बीवी की जो है कि दिहाड़ी नहीं दी हुई है, और वहाँ पे आकर के वो झगड़ा करने की कोशिश करा। सिद्धार्थ ने उसको समझाने की कोशिश की कि अभी नहीं, मैं तुझे कल दे दूंगा, बट वो झगड़ा करने लगा वहाँ पे सिद्धार्थ से। सिद्धार्थ को गुस्सा आया, उसने सकूराम को एक थप्पड़ जड़ के रख दिया। सकूराम उस समय तो वहाँ से तिलतिलाता हुआ निकल गया, उसने कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद शाम के करीबन 6 बजे सिद्धार्थ भी वोट मांगे के घर से निकला और वो अपनी बाइक से कच्चे रास्ते पर जा रहा था। और क्योंकि सितंबर में बारिश वगैरह होती है तो वहाँ पे कीचड़ वगैरह हो गया था, जिसकी वजह से उसकी जो बाइक है वो कीचड़ में फंस गई। वो बाइक से उतरा और वो धक्का दे करके बाइक को कीचड़ में से निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे से करीबन 15-20 लोग आए और वो लोग सिद्धार्थ को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। इन सब चीज़ों की आवाज़ के वजह से सुरेखा और प्रियंका वहाँ पर भागती हुई पहुंची। उन्होंने देखा कि कुछ लोग सिद्धार्थ को मार रहे हैं। सुरेखा और प्रियंका ने तुरंत ही सिद्धार्थ को डिफेंड करने के लिए वो लोग उस तरफ भागी, बट अटैकर्स ने देखा कि प्रियंका और सुरेखा आ रही हैं तो वो लोग वहाँ से भाग गए। सुरेखा और प्रियंका ने सिद्धार्थ को सहारा देते हुए वो लोग अपने घर पर लेकर के आई और सिद्धार्थ के भाई राजेंद्र को उन्होंने तुरंत फ़ोन किया। राजेंद्र वहाँ आया, वो अपने भाई को अपने घर लेके गया, बट सिद्धार्थ की जो इंजरीज थी बहुत सीवियर थी। वो लोग उसे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने सिद्धार्थ को जो है कि कुछ दिन के लिए एडमिट रहने के लिए कहा। सिद्धार्थ का भाई राजेंद्र आंदलगांव पुलिस स्टेशन गया कंप्लेन करने के लिए कि सिद्धार्थ पर गांव के कुछ लोगों ने अटैक किया है और उसके पास विटनेसेस भी है। बट आंदलगांव पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि सिद्धार्थ की जो इंजरीज थी बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी। तो डॉक्टर्स इंसिस्ट कर रहे थे कि कंप्लेन करना ही होगा। तो पास के ही गांव में कामटी पुलिस स्टेशन में राजेंद्र ने उन लोगों के अगेंस्ट कंप्लेन की। फाइनली एफआईआर वहाँ पे दर्ज हुआ। बट ये पूरा इंसिडेंट जो है कि आंधलगांव पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो कामटी पुलिस स्टेशन ने ये जो केस है वो आंधलगांव पुलिस स्टेशन को सौंप दिया। इस इंसिडेंट के करीबन 11 दिन बाद कुछ पुलिस वाले खैरलांजी गांव गए और वो लोग प्रियंका और सुरेखा का बयान लेने आए हुए थे। ऐसा र्यूमर है, एलिजिडली, मुझे नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैंने एक दो जगह पढ़ा कि जिस समय वो पुलिस वाले प्रियंका और सुरेखा का बयान लेने गांव में आए थे वो लोग टी स्टॉल पे रुके और वहाँ पर उन पुलिस वालों ने रूमर सुना कि गांव वाले प्लान कर रहे हैं सुरेखा और प्रियंका को सबक सिखाने का। ये सुनने के बाद भी अलिजिडली पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया इसके अगेंस्ट। सुरेखा और प्रियंका का स्टेटमेंट लेने के बाद भी पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, खाली एफआईआर रजिस्टर करके रख दिया। ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस वाले जो है कि इस केस को रफा दफा करने के लिए अटैकर से ब्राइब ले रहे थे। मुझे पता नहीं, बट ऐसा मैंने सुना। खैरलांजी गांव में टेंशन दिन ब दिन बढ़ रही थी। कुछ लोग यहाँ तक कि ये भी कह रहे थे कि राजेंद्र और भोट मांगे परिवार पर अटैक होने वाला है। पुलिस वालों को यहाँ तक कि इसकी खबर भी मिली, फिर भी उन लोगों ने भोट मांगे परिवार या फिर राजेंद्र को कोई भी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दिया। 21 सितंबर को राजेंद्र के ऊपर यहाँ तक कि कुछ लोगों ने हमला भी कर दिया, बट स्टिल इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया एज यूजुअल। 29 सितंबर 2006 को सिद्धार्थ पर अटैक करने वाले 15 लोगों को पुलिस ने फाइनली अरेस्ट किया। उन लोगों पर कंस्पिरेसी टू मर्डर का चार्जेस लगा था। पुलिस ने दोपहर को उन 15 लोगों को अरेस्ट किया और कोर्ट से शाम को 5 बजे उन सभी 15 लोगों को बेल भी मिल गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोग गांव में जब आए तो उन्हें बड़े धूमधाम से लाया गया। उन सभी 15 लोगों को ट्रैक्टर पे बिठा करके पूरे गांव में विक्ट्री परेड कराया गया। पूरा गांव सेलिब्रेट कर रहा था। इस विक्ट्री परेड के बाद सुरेखा और प्रियंका बहुत डरे हुए थे। यहाँ तक कि प्रियंका जब कुएं पर पानी लेने के लिए गई थी तो वहाँ पे कुछ औरतें प्रियंका की तरफ देख करके कह रही थी कि इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा, और कुछ रेशियल स्लर्स वो लोग उसके ऊपर यूज़ कर रहे थे। प्रियंका बहुत डर गई, वो अपने घर आई, उसने अपनी माँ को बताया। सुरेखा ने अपने कज़न को फ़ोन किया और उसे बताया कि गांव में क्या सिचुएशन चल रही है। सुरेखा के कज़न ने उसे ये भी सजेस्ट किया कि वो कुछ दिन के लिए गांव छोड़ कर के उसके पास रहने आ जाए, बट सुरेखा बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट लेडी थी। वो अपना घर छोड़ के भला क्यों जाए।
किसी के डराने धमकाने पर? और किस लिए? उसकी क्या गलती थी? उसके परिवार ने क्या किया था? 29 सितंबर 2006 को शाम को सारा परिवार, सुरेखा, प्रियंका, रोशनी और सुधीर सब लोग घर पर थे। जैसा कि वो लोग हर शाम को इकट्ठा होकर के वो बीड़ी और पान बनाते थे अपने बिजनेस के लिए। भैयालाल उस समय अपने खेत में काम कर रहा था। उसे किसी के चीखने की आवाज़ आई। वो अपने घर की तरफ भागा और इंडीड वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि करीबन 60 से 70 लोग उसके घर के पास जमा हैं, जिसमें आदमी, औरतें, सभी लोग हैं। सभी के हाथ में डंडे हैं, कुल्हाड़ी है, साइकिल की चेन, चाकू, सभी के हाथों में हथियार था और वो लोग उसके घर के बाहर जमा होकर के शोर मचा रहे थे, उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए कह रहे थे। भैयालाल डर गया और वो तुरंत ही सिद्धार्थ और राजेंद्र के घर पहुंचा। उसने बताया कि उसके घर के बाहर क्या सिचुएशन है। सिद्धार्थ ने आंधलवाला पुलिस स्टेशन में कॉल करके उन्हें बताया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एज़ यूजुअल पुलिस ने बिना कुछ किए, उसका बिना कुछ कहे सिद्धार्थ का फ़ोन काट दिया और कोई भी एक्शन लेने से साफ साफ मना कर दिया। राजेंद्र ने फिर सुरेखा को फ़ोन किया। सुरेखा ने फ़ोन उठाया। वो बहुत डरी हुई थी, वो रो रही थी। राजेंद्र ने आखिरी बार सुरेखा की चीख सुनी और फिर फ़ोन कट हो गया। कुछ औरतें घर में घुस करके सुरेखा और प्रियंका को बाल से पकड़ के घसीटते हुए उनके घर से बाहर निकाल कर लाई। उन्हें पीट रही थी वो औरतें, यहाँ तक कि उन्हें मार पीट करके उनके पूरे कपड़े निकाल दिए। उनके पूरे कपड़े निकालने के बाद सुरेखा और प्रियंका को बैलगाड़ी से बांध करके पूरे गांव में घुमाया। कुछ लोग सुधीर और रोशन को भी पकड़ के बहुत मार रहे थे। यहाँ तक कि ये रूमर है कि प्रियंका को खेत में ले जा कर के उसका रेप किया। यही चीज़ सुरेखा के साथ भी हुई। यहाँ तक कि सुधीर और रोशन से उनकी माँ और उनकी बहन को रेप करने के लिए कहा गया। जब उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी तो उनका प्राइवेट पार्ट काट दिया गया। यहाँ तक कि ये भी सुनने में आ रहा था कि सुरेखा और प्रियंका की मौत के बाद भी उनके साथ रेप हुआ है। ये दरिंदगी पूरे 2 घंटे तक चली खेरलांजी गांव में और 780 लोगों के इस गांव में किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि इन 60-70 लोगों को कोई रोक सके। इतनी दरिंदगी मचाई है इन लोगों ने पूरे 2 घंटे। एक ही रात में एक पूरे परिवार को ख़त्म करने के बाद उनकी लाश को अपने गांव से 4 किलोमीटर दूर ले जाकर के गटर में फेंक दिया, जैसे कि वो लोग कोई डिस्पोजल थे। वो लोग इंसान तो थे ही नहीं। आखिर क्या चल रहा था इन लोगों के दिमाग में? इतनी दरिंदगी, 60-70, यहाँ तक कि मैं शौक हूँ कि उसमें औरतें भी शामिल थी। किसी के भी दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि 17 साल की बच्ची के साथ ये क्या दरिंदगी हो। किसी भी औरत के दिमाग में ये नहीं आया। उनकी भी तो बेटियाँ होंगी ना। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये केस 2006 में हुआ है। भैयालाल की हिम्मत नहीं हुई कि वो वापस खेरलांजी गांव जाए और अपने फैमिली के बारे में पता कर सके क्या हुआ। वो 29 सितंबर की रात को सिद्धार्थ के घर ही रुका हुआ था। दूसरे दिन करीबन सुबह 5-6 बजे के आसपास भैयालाल खेरलांजी गांव गया और वो अपनी फैमिली को ढूंढ रहा था, बट उसकी फैमिली का कहीं कुछ अता पता नहीं था। उसने पास में कुछ लोगों से पूछा भी, बट कोई उससे बात नहीं कर रहा था। तो वो फिर आंधरगांव पुलिस स्टेशन गया। वहाँ पे उसने सुबह सुबह कंप्लेन की। भैयालाल की कंप्लेन होने के कुछ देर बाद ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पास के गांव के कनाल से किसी लड़की की डेड बॉडी मिली हुई है। पुलिस ने भैयालाल को मोहाड़ी हॉस्पिटल आने के लिए कहा और जो बॉडी मिली हुई है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए कहा। भैयालाल हॉस्पिटल गया। उसने उस लड़की की बॉडी को आइडेंटिफाई किया। वो प्रियंका ही थी। उस लड़की के हाथ में प्रियंका के नाम का टैटू बना हुआ था, जिससे भैयालाल ने प्रियंका को आइडेंटिफाई किया। उसी दिन पुलिस ने रात के 8 बजे क्रिमिनल केस रजिस्टर किया, जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का भी एक्ट पुलिस ने ऐड किया। 1 अक्टूबर 2006 को पुलिस ने करीबन 47 लोगों को उस गांव में अरेस्ट किया। उसी दिन 3 डेड बॉडी और मिली। वो डेड बॉडी सुरेखा, सुधीर और रोशन की थी। पुलिस ने बॉडी को सील किया और उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए तीनों डेड बॉडी को भेज दिया। पुलिस ने फर्स्ट जो क्राइम सीन हुआ था ना, उसको ठीक से सील नहीं किया था, ठीक से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट ने इस केस को सीआईडी को सौंप दिया था। बट सीआईडी के आने के बाद भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी। 20 नवंबर 2006 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे सीबीआई की एक टीम जो है कि खेरलांजी गांव में आई, क्योंकि इस इंसिडेंट को 2 महीने हो चुके थे, क्योंकि सितंबर में ये सारा इंसिडेंट हुआ और सीबीआई को ये केस 26 नवंबर को सौंपी गई, तो 2 महीने ऑलमोस्ट हो चुके थे।
अब जो आई विटनेसेस थे, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया, आई विटनेसेस की टेस्टिमनी लेना शुरू की और उन्होंने क्राइम सीन की भी 2 महीने बाद तो क्या ही क्राइम सीन बचा रहेगा, बट जो भी बची कुची क्राइम सीन थी उसकी इन्वेस्टिगेशन करना चालू की और सीबीआई ने 2 वेपन इकट्ठा किए थे जो कि बाम्बू स्टिक थी और साइकिल की चेन थी। सीबीआई ने इन सारी चीज़ों के आधार पर 11 लोगों के ऊपर चार्जशीट रेडी की, जिसमें मर्डर, कंस्पिरेसी टू मर्डर का चार्जेस लगाया। जितने भी आई विटनेसेस थे, सीबीआई ने इन सभी आई विटनेसेस की जो टेस्टिमनी थी मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करी हुई थी, ताकि बाद में चल के कोई कुछ उंगली ना उठा सके, क्योंकि ऑलरेडी 2 महीने लेट हो चुके थे, तो बाद में लूपहोल लोग निकालते ही हैं और इस केस में भी आगे ये होने वाला है। तो सीबीआई ने 11 लोगों के ऊपर चार्जशीट रेडी करी। 2008 में ये केस जो है कि सेशन कोर्ट में गया, वहाँ पे कार्रवाई शुरू हुई। एक्टिविस्ट दिलीप मस्के 4 दिनों तक हंगर स्ट्राइक पे थे यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग के सामने। उनके इस हंगर स्ट्राइक को देखते हुए यूएन ने फाइनली उनको जो है कि ह्यूमन राइट काउंसिल के सामने उनको टेस्टिमनी देने के लिए बुलाया। दिलीप मस्के की ह्यूमन राइट काउंसिल के सामने दी हुई इस टेस्टिमनी की वजह से काफ़ी ज़्यादा आईबॉल जो है कि उस समय इंडिया के ऊपर थे। ये केस पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहा था और सारी दुनिया की नज़र जो है कि इंडियन जस्टिस सिस्टम पे थी उस समय। करीबन साल भर ये केस जो है कि चला और 15 सितंबर 2008 को सेशन कोर्ट ने आई विटनेस की टेस्टिमनी, मेडिकल रिपोर्ट और इतने हीनियस क्राइम को नज़र में रखते हुए 11 में से 6 लोगों को कैपिटल पनिशमेंट दी, 2 लोगों को लाइफ इम्प्रिजमेंट दी और बाकी लोगों के अगेंस्ट ठोस सबूत नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उन्हें जो है कि अक्विट कर दिया गया। अब मेरा मानना ऐसा है क्योंकि 2 साल में इस केस की जो है कि जल्दी जल्दी ये केस किया गया, इतना जल्दी आप लोगों को पता होगा इंडिया में इतना जल्दी कोई भी केस काम करता नहीं है, बट ये केस इतना जल्दी जल्दी इसके लिए किया गया क्योंकि पूरी वर्ल्ड की नज़र जो है कि उस समय इंडियन जस्टिस सिस्टम पर थी। अब 2 साल में इस केस की सुनवाई भी हो गई, तो आप लोगों को अब लग रहा होगा कि हो गया फिर मतलब जस्टिस मिल गया सभी लोगों को। नो। 2011 में जिन 6 लोगों को कैपिटल पनिशमेंट हुआ था उन लोगों ने हाई कोर्ट में अपील करी हुई थी और अपील होने के बाद हाई कोर्ट का जो फैसला था वो सुनने के बाद आप लोग दंग रह जाओगे। सभी 6 लोगों की कैपिटल पनिशमेंट हटा करके उनकी सज़ा 25 साल कर दी। इतना ही नहीं बल्कि जिन 2 लोगों को लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ था उनकी भी सज़ा करके 25 साल कर दी गई। अब आप लोग सोच रहे होगे कि क्यों, ऐसा क्या हो गया, ऐसा अचानक से 2 साल बाद ऐसा क्या प्रूफ मिल गया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें डिफेंस का जो आर्ग्यूमेंट था वो सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि उन्हें जितने भी आई टेस्टिमनी थी लोगों की या फिर जितने भी प्रूफ थे, डॉक्टर की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें खाली लूपहोल निकाला था और डिफेंस ने ये काम बहुत अच्छे से किया। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है कि वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, गवर्नमेंट के ऊपर होता है। डिफेंस का काम होता है उसमें लूपहोल निकालना और इस केस में 2011 में डिफेंस ने बखूबी ये काम किया है। डिफेंस ने ये मुद्दा हाई कोर्ट के सामने रखा कि आई विटनेसेस ने जितनी भी टेस्टिमनी दी है, चाहे वो मजिस्ट्रेट के सामने हो, चाहे वो सेशन कोर्ट में हो, चाहे वो सीबीआई के सामने हो, हर बार उनके स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी जिस डॉक्टर ए.जे. शिंदे ने काफ़ी सारी मिस्टेक्स की थी वो भी डिफेंस ने हाई कोर्ट के सामने प्रेजेंट की। अब इंटरेस्टिंगली मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे डिफेंस ने बहुत स्मार्टली वर्क किया, क्योंकि उन्होंने ना पूरी तरीके से उनको अक्विट करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये केस में इनको जो कैपिटल पनिशमेंट मिला हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट तभी दी जाती है जब वो केस जो है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आए। तो जैसे कि एग्जांपल दूँ अगर मैं आप लोगों को, तो जो दिल्ली में निर्भया केस हुआ था, या फिर मेरा पहला ही वीडियो है हेतल पारेख का केस, उसको भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर में काउंट किया गया था, जिसकी वजह से धनंजय को कैपिटल पनिशमेंट मिली थी। तो डिफेंस का ये कहना था कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर में नहीं आ सकता, क्योंकि इस केस में बहुत सारे जो कि एविडेंस है वो आई विटनेसेस की टेस्टिमनी पर डिपेंड करती है, जो कि बार बार चेंज हो रही है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी उसने काफ़ी सारे लूपहोल्स निकाले। तो ऑफकोर्स उसने बहुत ही स्मार्टली ये मूव किया, क्योंकि वो जानता था कि इन लोगों को अक्विट तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये लोग डेफिनेटली ये क्राइम किया हुआ है। मोहाड़ी हॉस्पिटल में डॉक्टर ए.जे. शिंदे ने चारों बॉडी की पोस्टमार्टम करी थी और उसने चारों बॉडी का जो मैनर ऑफ डेथ है वो होमिसाइड लिखा था और चारों बॉडी की जो कॉज ऑफ डेथ है वो ब्लंट फोर्स ट्रॉमा लिखी थी। और सुरेखा के बॉडी पे जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उसने लिखा था कि उसके बॉडी पे किसी शार्प ऑब्जेक्ट से वार किया गया। तो शार्प ऑब्जेक्ट मतलब कुल्हाड़ी हो सकती है या फिर चाकू हो सकता है, या फिर जिससे वो खेत में वो कट करते, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो हो सकता है। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने या फिर पुलिस ने या फिर सीबीआई ने कभी भी ये शार्प ऑब्जेक्ट जो है कि कोर्ट में पेश ही नहीं करे।
पोस्टमार्टम की जो डॉक्यूमेंट थी उस पे 1 अक्टूबर 2006 को कट करके वहाँ पे 30 सितंबर 2006 लिखा हुआ था। तो डिफेंस ने ये भी पूछा कि आपने डेट क्यों कट करा, तो डॉक्टर का ये कहना था कि उसे वहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए उसने वो कट किया। डॉक्टर ने प्रियंका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा था कि प्रियंका की डेथ होने के 16 से 18 घंटे के बाद प्रियंका की बॉडी में डिकम्पोजिशन होना चालू हुआ था। और उसने सुरेखा, सुधीर और रोशन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा था कि उनकी डेथ होने के करीबन 30 से 36 घंटे बाद पोस्टमार्टम होना शुरू हुआ। उसमें डिफेंस का ये आर्ग्यूमेंट था कि जब सबकी मौत एक ही दिन एक ही साथ हुई तो डिकम्पोजिशन अलग अलग कैसे हो सकता है, जिसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन हो सकता है क्योंकि डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा डिपेंड इस पर भी करता है कि बॉडी किस इन्वायरमेंट में है। तो हो सकता है प्रियंका की बॉडी ज़्यादा बुरी कंडीशन में हो जिसकी वजह से उसका डिकम्पोजिशन जल्दी चालू हुआ। अब बट डॉक्टर के पास इसका कोई जवाब नहीं था, तो डिफेंस ने बहुत सारे लूपहोल निकालना शुरू किए। फिर बात आई आई विटनेसेस की टेस्टिमोनी पे। भैयालाल को उसने आई विटनेस मानने से ही मना कर दिया क्योंकि भैयालाल का स्टेटमेंट बेसिकली ये था कि जब उसने देखा कि उसके घर के पास बहुत सारी भीड़ जमा हुई है वो तभी वहाँ से भाग गया था और सिद्धार्थ के घर चला गया और वो उस रात वहाँ आया ही नहीं। वो दूसरे दिन सुबह अपनी फैमिली को ढूंढने आया था, तो भैयालाल को तो आई विटनेस मान ही नहीं सकते। अब जो बाकी के आई विटनेसेस थे उनके टेस्टिमनी में भी डिफेंस ने लूपहोल ढूंढना चालू कर दिया और क्वाइट फ्रैंकली था भी। मैं ये नहीं बोल रही कि उनके जो स्टेटमेंट थे वो चेंज हो रहे थे नफेरियस रीज़न की वजह से। अभी सबसे गलत यहाँ पे क्या हुआ है ना कि 29 सितंबर को ये 29 सितंबर 2006 को ये सारा इंसिडेंट हुआ है। सीबीआई को ये केस दिया गया 26 नवंबर 2006 को। तो ऑफकोर्स 2 महीने में बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि पूरे देश में ये केस इतने तेज़ी से फैल रहा था, हर किसी को इस केस के बारे में पता था। तो ऑफकोर्स जिस गांव में हुआ है उन लोगों को पता ही होगा, 2 मुँह 4 मुँह कितनी बातें हो रही होंगी, यहाँ वहाँ बातें फैल रही होंगी। तो जब सीबीआई ने फाइनली इन्वेस्टिगेशन करना चालू किया तो उसमें बहुत लोगों की स्टोरी सेम थी, बट सेम न हो करके भी बहुत सारे डिफरेंट उसमें एलिमेंट्स ऐड करे हुए थे सबने। तो ऐसे ही पहला आई विटनेस जो प्रोसिक्यूशन ने बुलाया था, मुकेश पशम नाम था उसका, उसने फर्स्ट जब सीबीआई को अपना टेस्टमनी दिया था तो सीबीआई ने उसे मजिस्ट्रेट के सामने ले जा कर के उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करी थी। वहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने उसने जो स्टेटमेंट दी थी उसने कहा था कि उसने 29 सितंबर को जब बहुत आवाज़ सुनी तो अपने घर से बाहर निकला। उसने देखा सुरेखा के घर के बाहर कुछ लोग जमा थे और वो लोग सुरेखा को अपने घर से बाहर निकलने के लिए कह रहे थे और उसको कास्ट बेस्ड गालियाँ दे रहे थे। सुरेखा घर से बाहर निकली और उसने अपने गौशाला में आग लगा दी ताकि उस आग के इसमें वो सबको निकाल सके और वो खुद भी भाग सके वहाँ से। उसने आग लगाई और वो अपने घर के पीछे साइड में जो खेत है वो वहाँ पर भाग रही थी। मुकेश ने कहा कि उसने देखा कि कुछ लोग आग बुझाने में लग गए और अक्यूज नंबर 2 जगदीश वो सुरेखा के पीछे भागा और उसने सुरेखा को पकड़ा, उसका बाल घसीटते हुए वो उसे नीचे गिराया उसने और उसे वहाँ पे पीट रहा था। बाद में आग बुझाने के बाद और भी जो अक्यूज थे वो सब लोग वहाँ पर आ गए, उन्होंने सुरेखा को मारना चालू किया। वो उसे स्टिक से और साइकिल की चैन से पीट रहे थे जिसकी वजह से सुरेखा की डेथ हो गई। उसके बाद उसने बाकी लोगों ने सुधीर को पकड़ा, वो लोग उसे वहाँ पीट रहे थे, फिर रोशन को, फिर प्रियंका को, ऐसे ऐसे करके उसने मजिस्ट्रेट के सामने ये गवाही दी थी। फिर जब 2007 में सेशन कोर्ट में मुकेश को बुलाया गया गवाही देने के लिए तो वहाँ पर उसने कुछ एलिमेंट्स जो है कि ऐड कर दिए। अब वहाँ पे उसने कहा कि पहले तो सुरेखा के बारे में जो उसने बताया सब कुछ सेम बताया, बट उसने ऐड किया ऐसा कि सुरेखा की डेथ होने के बाद सुधीर अपने घर से अंडरवेयर में बाहर निकला और वो भाग रहा था और इन सारे अक्यूज़ ने सुधीर को पकड़ा और सुधीर को भी डंडे से और साइकिल की चैन से मारना पीटना चालू किया और सुधीर की भी मारपीट की वजह से डेथ हो गई। और फिर सुधीर की बॉडी को वो लोगों ने सुरेखा की बॉडी के पास ले जाकर के छोड़ दिया और उसके बाद वो लोग रोशन को ढूंढने लगे। और उसने ये भी ऐड किया कि उसके बाद ये लोग चिल्ला रहे थे, सरपंच से कह रहे थे कि प्रियंका को उनके हवाले कर दो, उन लोगों को प्रियंका का रेप करना है। ये उसने
मजिस्ट्रेट के सामने नहीं बोला था, ये इसने सेशन कोर्ट में बोला। तो डिफेंस का ऐसा कहना था कि आप चीज़ें अब ऐड कर रहे हो, आपने पहले ये सब स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया। फिर डिफेंस ने ये भी कहा कि मुकेश पोशम जो है कि वो इलेक्शन में खड़ा था कुछ महीने पहले, जो ये अक्यूज जगदीश और बाकी लोग थे उनके अगेंस्ट, और वो 2 वोट से हारा था। तो डिफेंस ने बेसिकली कहा कि हो सकता है आपके पास मोटिव हो, आप उन लोगों को फंसाना चाहते हो, जो कि मुकेश ने बिल्कुल डिनाई किया। उसने कहा मेरा कोई पर्सनल मोटिव इसमें नहीं था। तो डिफेंस ने फिर उसमें कहा कि आपने कहा कि आप अपने घर से बाहर आए, आप अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर के सब कुछ देख रहे थे, आप वहाँ गए नहीं। तो जब सुरेखा अपने घर के पीछे की तरफ भाग करके गई, तो आपने अपने घर के दरवाजे से पीछे कौन गया, क्या किया, वो आपने कैसे देखा, जो कि मुकेश के पास फिर उसका कुछ आंसर नहीं था। तो ऐसे कर कर के डिफेंस ने सारे जो आई विटनेसेस थे उनके स्टेटमेंट में लूपहोल निकालना चालू कर दिया। तो अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा, दूसरा विटनेस जो था उसने बताया कि जब उसने पुलिस को पहले स्टेटमेंट दिया कि उसने ये सब चीज़ें देखी थी, तो पुलिस ने 2 दिन बाद करीबन 46-47 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें उसका फादर भी था। उसके बाद उसने पुलिस से या फिर CID आई, किसी से भी बात नहीं किया कि क्या हुआ। फिर जब CBI आई, तो CBI ने उससे प्रॉमिस किया कि अगर वो अपना जो स्टेटमेंट जो उसने पहले पुलिस को दिया था, वो अगर कोर्ट में आकर के स्टेटमेंट देगा, तो उसके फादर को 90 दिन बाद वो लोग छोड़ देंगे, जो कि एक्चुअली हुआ वैसा। CBI ने सिर्फ 11 लोगों के ऊपर चार्जशीट बनाई थी, जिसमें से बाकी लोगों को छोड़ दिया था, और उसमें एक इस आई विटनेस का फादर भी था। तो अब ऐसे कर कर के डिफेंस ने सारी चीज़ों में क्वेश्चन रेस कर दिए कि क्या इन सारे आई विटनेस की टेस्टिमनी जो फर्स्ट हैंड उनके मेनली उनके आई विटनेसेस के ऊपर सभी लोगों को कैपिटल पनिशमेंट दी गई थी, तो क्या ये सही होगा, जबकि उनकी स्टोरी बार बार चेंज हो रही है। तो हाई कोर्ट ने फिर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और डॉक्टर की इतनी सारी मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने सभी लोगों की 6 लोगों की कैपिटल पनिशमेंट हटा करके 25 साल कर दी, और जिन 2 लोगों को लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ था उनकी सज़ा कम करके भी 25 साल कर दी। और यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो सारा इंसिडेंट हुआ है वो कास्ट बेस्ड नहीं हुआ है। ये सारा इंसिडेंट होने का रीज़न सिर्फ ये है कि जो सिद्धार्थ के ऊपर अटैक हुआ था, उसके बाद प्रियंका और सुरेखा ने पुलिस के सामने गवाही दी थी कि उन्होंने उन लोगों को देखा था, जिस वजह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ। बाकी इसका कास्ट से कुछ लेना देना नहीं है। बट मैं मानती हूँ, मैं एक बार को मान भी सकती हूँ हाई कोर्ट की बात को कि चलो ठीक है, ये कास्ट बेस्ड नहीं था, ये जो है कि बदला लेने के चक्कर में हुआ। बट मेरा सवाल ये है कि अगर ये दोनों ही जो विक्टिम है और जो अक्यूज्ड है, दोनों ही लोगों की कास्ट अगर सेम होती, तो क्या तभी भी आउटकम यही आता? आप लोगों को क्या लगता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आउटकम यही आता ये केस का। सबरीना बकवाल्टर ने ये आर्टिकल लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में कि जब प्रियंका की डेड बॉडी को कनाल से निकाला जा रहा था, तो फर्स्ट जो है कि वहाँ पे कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने प्रियंका की डेड बॉडी की फ़ोटो ली थी। प्रियंका के जेनिटल में रॉड डाला हुआ था, जो कि उसके डेड बॉडी से अभी भी अटैच था। प्रियंका की बॉडी को जब महाड़ी हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, तो वहाँ से वो रॉड गायब थी, और पोस्टमार्टम में ये इसकी कहीं भी रिपोर्ट नहीं थी कि ऐसा कुछ मिला था या फिर हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बारे में कोई भी वहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं था कि कुछ हुआ है उन लोगों के साथ, या उनके जेनिटल पे कुछ भी ट्रॉमा है या क्या है, इसके बारे में कुछ भी पोस्टमार्टम में नहीं लिखा था। 30 सितंबर को जब प्रियंका की बॉडी को मोहाली हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, तो AJ शिंदे ने वो साफ साफ उस पोस्टमार्टम में लिखा था कि प्रियंका के जेनिटल पे कोई भी एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, और प्रियंका की बॉडी जो है कि कुछ खास डिकम्पोज नहीं हुई है। बट फिर 6 अक्टूबर को जब दोबारा सेकेंड ऑटोप्सी हुई सुरेखा और प्रियंका की बॉडी की, तो उसमें अब ये लिखा था कि दोनों ही बॉडी बहुत हैविली डिकम्पोज है, जिसकी वजह से उनके जेनिटल एरिया का जो है कि एग्जामिनेशन कर पाना या उसे आइडेंटिफाई कर पाना इम्पॉसिबल है। तो अब दोनों ही रिपोर्ट में दोनों ही बहुत अलग अलग बातें लिखी हुई है। अब मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताने वाली हूँ जो मैं अपने मन से नहीं बता रही। मैं लिंक दे दूँगी कि मैंने कहाँ पर ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। बट यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कनेक्शन बताया जा रहा है कि जब चारों डेड बॉडी मोहाली हॉस्पिटल में भेजी जा रही थी, तो वहाँ की जो सीनियर डॉक्टर थी, क्योंकि AJ शिंदे जो हैं कि वो सीनियर डॉक्टर नहीं थे, वो अभी सीख रहे थे, वो जूनियर डॉक्टर थे। जो सीनियर डॉक्टर थी जो यूजुअली वहाँ पे
पोस्टमार्टम करती थी, उन्हें डेड बॉडी आने के कुछ समय पहले कॉल आया कि वो वहाँ से निकल जाए, और फिर एजे शिंदे को बेसिकली फोर्स किया गया कि वो चारों बॉडी की ऑटोप्सी करे। अब इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इन लोगों ने सोचा, क्योंकि एजे शिंदे जो है कि वो लोअर कास्ट के थे, तो अगर उनके ऊपर केस हुआ भी, ज़्यादा से ज़्यादा निगलेक्ट करने के लिए उनके ऊपर केस बनेगा, ना कि कास्ट को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए बनेगा। तो डॉक्टर एजे शिंदे से जब पूछा गया कि उन्होंने एग्जामिन क्यों नहीं किया उनके जेनिटल एरिया का, या फिर कोई स्वाब क्यों नहीं लिया, अगर रेप हुआ है तो वहाँ पे सीमेन वगैरह मिला होगा, तो डॉक्टर एजे शिंदे इनका ये स्टेटमेंट था कि पुलिस ने उनसे ये चीज़ नहीं कहा कि बॉडी पे कि प्रियंका या सुरेखा का रेप हुआ है, तो उसने एग्जामिन नहीं किया। आंधलवाला पुलिस स्टेशन के कुछ पुलिस वालों पर आरोप था कि वो लोग अपर कास्ट वालों से घूस ले रहे थे। यहाँ तक कि हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, डॉक्टर्स और एमएलए पर भी आरोप था कि वो लोग इस केस को दबाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ऑफ कोर्स इन सभी लोगों ने उनके ऊपर लगे हुए एलिगेशन को डिनाई किया। उस समय के स्टेट होम मिनिस्टर आर पाटिल ने अनाउंस किया कि वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ, पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन में कमी है, और इसमें उन्होंने 5 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया खेरलांजी किलिंग में। हाई कोर्ट ने जब सभी लोगों की सज़ा कम करके उन्हें 25 साल की सज़ा दे दी, तो भैयालाल भोटमांगे ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि इस केस की फिर से जांच पड़ताल हो और इन सभी लोगों को कैपिटल पनिशमेंट ही मिले। भैयालाल की नज़र में यही न्याय था। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की फिर से कार्रवाई करने के लिए डेट दी, बट इसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। डेट आने के बावजूद भी इस केस में कुछ भी आगे कार्रवाई नहीं हुई, और 20 जनवरी 2017 को भैयालाल भोटमांगे की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। बट इन माई ओपिनियन ही डिड नॉट डाई बिकॉज ऑफ अ हार्ट अटैक, ही डाइड ऑफ अ ब्रोकन हार्ट। उस आदमी पर क्या गुजरी होगी, कितना गिल्ट होगा, कितना सर्वाइवल गिल्ट होगा उसके अंदर कि वो बच गया और उसकी पूरी फैमिली एक रात में ख़त्म होगी, और इतने दर्दनाक तरीके से ख़त्म हो गई। वो इंसाफ चाहता था अपने घर वालों के लिए, बट उसकी डेथ के बाद कुछ हुआ ही नहीं। आज तक ये केस ऐसे हैंग कर रहा है। 2015 में डेट आने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के डेट देने के बाद भी इस केस में आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मैं ये केस कवर करना चाहती थी कि क्यों इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, क्यों आगे कार्रवाई नहीं की जा रही। दिस केस इज़ मोर देन हिस्ट्री, वी शुड नेवर फॉरगेट अबाउट द लाइफ वी लॉस्ट, और हम एक साथ एक ऐसे इंडिया की तरफ वर्क कर सके जहाँ पे जस्टिस प्रिविलेज नहीं बल्कि हक हो सबका। And that's all for today's episode, guys. Thank you so much for watching, and please comment your thoughts, what you think, and I'll see you next week with the new episode. Tab tak ke liye stay kind, stay curious. Bye.